नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनमानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका 1-2 सेकंड खर्च होगा, कोई खर्च नहीं होगा। सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार और विस्तार होता है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक स्टूडेंट्स तक जाएगी। और आपकी क्लास करा रहा हूँ मैं IBPS के लिए, RRB के लिए, स्टेट बैंक के लिए, RBI के लिए और LIC और दूसरे SSC वगैरह जो एग्जाम्स से कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आती है। फिलहाल बैंकिंग करा रहा हूँ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करा रहा हूँ। बाकी चीज़ें कराता रहूँगा। 12 क्लासेस करा चुका हूँ अभी, शुरू अभी की है कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। आइए शुरू करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा था मैं, अगली वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट मैंने पढ़ा था। आइए, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 118 एंड 119 of the Negotiable Instrument Act lay down certain regard to negotiable instruments. In other words, these presumptions need not be proved as they are presumed to exist in every negotiable instrument. Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made in case of all negotiable instruments. अभी जो हम देखेंगे प्रिजम्पशंस वो सारी उसमें होंगी, ये मान के चला जाता है। या तो ये प्रूव हो जाए कि ये ऐसा नहीं था। तो एक बार क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले डाउन सर्टेन प्रिजम्पशंस व्हिच द कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट इन रिगार्ड टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो कोर्ट ये मानती है कि ये जो प्रिजम्पशंस थी ये उसमें है अवेलेबल। कोई प्रूव नहीं करना, प्रूव ये करना अगर कोई कहता है कि ये नहीं थी तो वो प्रूव करेगा। ये मान के चला जाता है कि ये सब जो प्रिजम्पशंस थी जो भी आगे बताएंगे वो इसमें है। कोर्ट भी मानता है, इन एज पर लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारणा है, ये प्रिजम्पशन है। इन अदर वर्ड्स, दीज प्रिजम्पशन नीड नॉट बी प्रूव्ड। इन्हें प्रिजम्पशन को हमें प्रूव करने की जरूरत, जिसके पास वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको प्रूव करना नहीं है, दूसरे को प्रूव करना है। need not to be proved as they are presumed to exist in every negotiable instrument, वो है हर negotiable instrument में। until the contrary is proved, अगर तब ये नहीं मानी जाएगी जब वो ये प्रूव हो जाएगा, कोई ये प्रूव कर देगा कि ये सब कंडीशंस नहीं थी, ये प्रिजम्पशंस नहीं थी। the following presumptions shall be made in case of all negotiable instruments. नंबर 1 क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, it shall be presumed that every negotiable instrument was made, drawn, accepted or endorsed for consideration. ये मान के चला जाता है, ये प्रिजम्पशन है कि कोई भी अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, फॉर एग्जांपल चेक मिला है, तो वो किसी कंसिडरेशन दिया होगा आपने। क्या कंसिडरेशन है, जैसे आपने कोई चेक, कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई सामान बेचा है या कोई वादा आपने किया है, तो उसके आधार पर आपको एक कंसिडरेशन आपने दिया, उसमें कंसिडरेशन अवेलेबल है, वो मान के चलते हैं। तो एक्ट कहता है ये, तो ये प्रिजम्पशन है उसमें। डेट, वेयर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड, द प्रिजम्पशन इज दैट इट हैज बीन मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। जो डेट उसमें लिखी है माना जाएगा कि इसी डेट में ये चेक कटा है, चाहे वो आगे पीछे भी कटा हो, या ये प्रूव हो जाए कोर्ट में कि भाई ये जो है उस डेट में कटाई नहीं, ये गलत डेट लिखी है इस पर। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी से पहले और इसके इशू होने के बाद ये दिया गया है, ये प्रूव एक्सेप्टेड है ये चीज़, मतलब ये चीज़ प्रिजम्पशन है। या तो ये इसके अलावा कोई चीज़ प्रूव हो जाए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, या तो कॉन्ट्रेरी प्रूव हो जाए। एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिज्यूम्ड, ये माना जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, टू हैव बीन एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू, इशू के बाद
दिया गया है एंड बिफोर दी इट्स मैच्योरिटी के पहले दिया, या इसके अलावा कोई प्रूव हो जाए गवाही से या किसी डिजिटल चीज़ से या कोई लिखित लेटर या कोई इस तरह का 10 प्रूफ होते हैं. टाइम ऑफ ट्रांसफर अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रिज्यूम्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी. जो टाइम ऑफ ट्रांसफर, अब ये प्रिजम्पशन पढ़ रहे हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो मानी जाती है कि ये उसके साथ है ही या प्रूव हो जाए कॉन्ट्रेरी. एक तो यह कंसिडरेशन की बात थी, डेट की बात थी, और टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है और टाइम ऑफ ट्रांसफर. अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रिज्यूम्ड इट शैल बी प्रूव्ड, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड होना चाहिए, प्रूव्ड है सब. इट शैल बी गलत लिख दिया इसमें. अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी. मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर हुआ, ये माना जाता है. टाइम ऑफ ट्रांसफर ये हो गया. ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड. हर चीज में ये जरूर लगेगा अनटिल द कॉन्ट्रेरी. अगर कॉन्ट्रेरी प्रूव हो गया तो फिर वो चीज लागू हो जाएगी. इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट द एंडोर्समेंट अपीयरिंग अपॉन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ओन. जैसे मान लो चेक है या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर, या प्रोमिसरी नोट है उस पर जो एंडोर्समेंट लिखेंगे कि फलाने को दे दिया जाए फलानी डेट में, जो भी उस पर एंडोर्समेंट होंगे, तो या तो प्रूव ना हो जाए कॉन्ट्रेरी, विरोधाभास उसमें प्रूव ना हो जाए, अन्यथा ये माना जाएगा जिस क्रम में वो एंडोर्समेंट है ना, 1 2 3 मतलब नंबर से एक के बाद एक के बाद एक उसी क्रम में माने जाएंगे. वो ये नहीं माना जाएगा कि ये पहले था ये बाद में, या प्रूव हो जाए इस तरह का. Until the contrary is proved, it shall be presumed that the endorsement appearing upon the negotiable instrument were made in order in which they were appear on. जिसमें appear है. Stamp. Unless the contrary is proved, it shall be presumed that the lost promissory note, bill of exchange or check was duly stamped. इन पे stamping भी होती है. चेक पे स्टैंपिंग नहीं होती, बाकी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पे तो स्टैंपिंग नहीं होती, इसने पता नहीं क्यों लिख दिया. अच्छा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये माना जाएगा दैट द लोस्ट प्रोमिसरी, कोई प्रोमिसरी नोट खो गया तो ये माना जाएगा उस पर टाइमली और ड्यू स्टैंप लगी हुई थी. स्टैंपिंग लगी हुई मतलब स्टाम्प जो चिपकाते हैं पैसों की खरीद करके, वो स्टाम्प जो हर एक की स्टाम्प की जो है रेट है गवर्नमेंट का, जो उस रेट का वो स्टाम्प लगी हुई थी. बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी स्टाम्प लगी थी, वाज ड्यूली स्टैम्प. चेक पे तो स्टाम्प होती नहीं, पता नहीं क्यों लिख रहा है. ये कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वाज ड्यूली स्टैम्प. मैंने तो किसी चेक पे स्टाम्प देखी नहीं 38 साल की नौकरी में. होल्डर इन ड्यू कोर्स अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज the holder in due course. Every holder of a negotiable instrument is presumed to have paid his consideration for it and to have taken it in good faith. गुड फेथ में मान होल्डर इन ड्यू कोर्स तो पहले अभी बताया था. वही कहता है कि ये माना जाएगा कि जिसके पास है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो गुड फेथ में है और होल्डर इन ड्यू कोर्स है. होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा तभी गुड फेथ में होगा. अनटिल द कॉन्ट्रेरी, या तो कॉन्ट्रेरी प्रूव हो जाए, विरोधाभास प्रूव हो जाए इसमें, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये माना जाएगा दैट द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द होल्डर इन कोर्स. वो जो है उसका होल्डर इन कोर्स है, उसका अधिकार है उसमें पूरी तरह से, मतलब इधर उधर से चुरा नहीं या कुछ इस तरह का नहीं करा उसने, या गलत खा नहीं लिया या कोई फ्रॉड से नहीं लिया उसने, तो ये मानेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स. एवरी होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द पेड कंसिडरेशन. ये मान के चला रहा है कुछ कंसिडरेशन दिया है. जैसे मान लो कोई चीज़ बेची है, कोई जमीन बेची है, प्रॉपर्टी बेची है, सामान बेचा है, या कोई वादा कराया उसने या कुछ भी कराया, या कोई उसका ड्यू था, इस तरह का कोई कंसिडरेशन था उसमें, एंड हैव टेकन इन गुड फेथ, और गुड फेथ में मिला है उसे. प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट सेक्शन 119 lays down that in a suit upon an instrument which has been dishonored, the court shall
or proof of the protest presume the fact of the dishonor unless and until such fact is disapproved. Proof of protest. Section 119 lays down that in a suit, जब कोई सूट दाखिल करेंगे, मतलब दावा दायर करेंगे कोर्ट में, अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विच हैज बीन डिसोनर्ड, जो डिसोनर हुआ है, जो चेक डिसोनर हो गया, तो गवर्नमेंट को मतलब कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा ना उसके खिलाफ, तभी तो ये होगा कि भाई इसका पैसा मिलना चाहिए, या प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर होगा अगर, तो सेक्शन 119 जो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है वो ये कहता है कि अगर वो डिसोनर हो गया और दावा दायर किया जाता है, स्यू किया जाता है, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द प्रोटेस्ट, जो कोर्ट है प्रोटेस्ट का प्रूफ दिखाया जाएगा, प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसोनर, और वो जो प्रूफ होगा प्रोटेस्ट का उससे ये माना जाएगा कि ये डिसोनर हुआ है, अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिसअप्रूव्ड, या ये कॉन्ट्रेरी प्रूव था ना उसमें डिसअप्रूव, या ये फैक्ट डिसअप्रूव हो जाए कि भाई ये प्रोटेस्ट ठीक नहीं है। तो ये हमने देखे कंडीशंस जो है प्रिजम्पशंस की कंसिडरेशन, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, स्टैम्प, होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंडीशंस हैं, ये 8 प्रिजम्पशंस हैं, और वो पहले 1, 2, 3, 4, 5 वो थे कि भाई उसमें था नहीं कि ए बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय 5 डिफेक्ट्स ऑफ द टाइटल ऑन द पार्ट ऑफ ट्रांसफर और एनी काइंड ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर 5 डिफेक्ट्स हैं पहले वालों के ऊपर, पहले ट्रांसफर या उससे पहले ट्रांसफर, तो ये जो जिस आपके पास है वो नेगोशिएशन तो आपको लागू नहीं होने, आप नहीं माने जाओगे, चाहे उसने वो चोरी से किया या कहीं से करा, वो अलग बात है, बेशर्ते कि आप होल्डर में ड्यू कोर्स आपने जो है कंसिडरेशन दे के लिया है। कंसिडरेशन इसमें जरूरी चीज है। टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब ये टाइप देखने कौन कौन से हैं। वैसे ही होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स, ये होते हैं टाइप्स। अब ये इनकी सारी टाइप्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट states that a negotiable instrument is a promissory note, bill of exchange or a check payable either to order or to the bearer. Negotiable instruments recognized by statute are, क्या कहता है? सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट स्टेट्स, क्या बता रहा है? दैट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए प्रोमिसरी नोट होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और ए चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बीरर, या तो ऑर्डर को पेमेंट हो उसका और या बीरर को ऑर्डर में नाम लिख देते हैं उसका ओनली, और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बीरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड है स्टैट्यूट से। तो क्या कौन कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज है? नंबर 1 है प्रोमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज और नंबर 3 चेक्स। ये प्रोमिसरी नोट तो जैसे ड्राफ्ट वगैरह होते थे, आजकल तो ड्राफ्ट तक चला नहीं रहा क्योंकि है अभी भी, लेकिन आजकल वो हो जाता है पैसा RTGS NEFT से ट्रांसफर हो जाता है, पेटीएम से हो जाता है, पहले ड्राफ्ट से हुआ करता था, उससे पहले बैंकर्स चेक से होता है, होते अभी भी हैं ये, लेकिन अब इनकी कोई खास जरूरत नहीं। प्रोमिसरी नोट का काइंड है ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट और भी चीज़ें होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये हुंडी वगैरह जो होते हैं व्यापार में चलते हैं, और चेक्स, चेक तो आप देखते हैं और बैंक्स के चेक हैं। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूसेज और कस्टम्स आर, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय यूसेज और कस्टम्स आर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूसेज और कस्टम्स, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो यूसेज हैं और कस्टम, कस्टम मैंने जिनकी परंपरा से और यूसेज यानी प्रचलन से जो है वो क्या क्या है? नंबर 1 हुंडी, हुंडीज होती है व्यापार में, आड़ती वाड़ती ये इसको करते हैं। शेयर वारंट्स, शेयर के वारंट्स,
पहले बहुत हुआ करते हैं, अब सब डिजिटल हो गए हैं। डिविडेंड वारंट्स ये भी अब सब डिजिटल आने लगे ना, पता नहीं लगता लोगों को शेयर मार्केट में। पहले वो आते थे चेक की तरह के डिविडेंड वारंट्स आते थे। बैंक ड्राफ्ट्स जो अभी मैं बता रहा था, बैंक ड्राफ्ट, आपने यहाँ से ड्राफ्ट खरीदा बैंक से, कितने रुपए का इसको पेमेंट होना फलानी ब्रांच पे फलाने बैंक में, तो वो वही उसको जाके पेमेंट हो जाता था। इस तरह से होता था, ये ऑर्डर होते हैं। अब इनकी जरूरत कम रह गई, एनईएफटी और आरटीजीएस का चलन हो गया, डिजिटल बैंकिंग होगी ना, तो सारी चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा, सर्कुलर नोट्स और बीरर डिबेंचर्स, बीरर डिबेंचर्स शेयर वगैरह के होते थे, डिबेंचर्स शेयर्स होते हैं ना, डिबेंचर शेयर्स, तो वो बीरर डिबेंचर्स होते थे। डिबेंचर्स ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है उसका डिबेंचर्स होते हैं। और रेलवे रिसीट, रेल की रिसीट होती है, जिससे सामान आता है तो वो रेलवे रिसीट जारी करता है, तो उससे सामान अगर आपके फेवर में है तो आप उसे एंडोर्स कर सकते हैं उसको, और बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से वो यूज होता है। वो जो हाँ रेलवे वगैरह के काम होते हैं वहाँ वो होता है। और डिलीवरी ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर्स भी ये 9 किस्म के इन्होंने बताया। डिलीवरी ऑर्डर्स, डिलीवरी ऑर्डर होता है, अपनी से डिलीवरी दे दी जाए। एक बार दोबारा बता देता हूँ इसको। प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स जो है 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूसेज और कस्टम, प्रचलन से और परंपरा से कौन कौन से हैं? नंबर 1 हुंडीज, 2 शेयर वारंट्स, नंबर 3 डिविडेंड वारंट्स, नंबर 4 है बैंक ड्राफ्ट, 5 सर्कुलर नोट्स, 6 बीरर डिवेंचर्स, 7th है डिवेंचर ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, 8th है रेलवे रिसीट एंड 9th है डिलीवरी ऑर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेस है, और बैंक का बेस होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और बाकी बैंकिंग तो सब पैसे जमा करने और ये सब चलते हैं, लेकिन उसी के आधार में बैंकिंग डेवलप हुई है, और तो बहुत किस्म की बैंकिंग हो गई है, पर बेसिकली यहीं से बैंकिंग जब शुरुआत बैंकिंग होती थी तो यहीं से शुरू होती थी, और यही उसके बेसिक्स थे। अब तो बैंकिंग बहुत दूसरी तरह की हो गई है, खासतौर से सीबीएस होने के बाद और ये इंटरनेट पे होने के बाद अब इन चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत पड़ने लगी, पर ऐसा नहीं पड़ती है। आइए प्रोमिसरी नोट देखते हैं। प्रोमिसरी नोट क्या है? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइंस ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. क्या है प्रोमिसरी नोट? सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये बताता है, वो डिफाइन करता है प्रोमिसरी नोट। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए प्रोमिसरी नोट, नोट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट, करेंसी नोट और बैंक नोट नहीं होना चाहिए। करेंसी नोट अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी क्या है? प्रोमिस टू पे इतने रुपीस, रिजर्व बैंक का गवर्नर प्रोमिस करता है, और 1 रुपये पे 2 रुपये पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमिस करती है। वो प्रोमिस नोट कह सकते हैं उसे, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट उसे माना नहीं जाता। इसीलिए इसमें लिखा है प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है उसमें, ये कंडीशनल नहीं, साइंड बाय द मेकर, मेकर उसको साइन करता है, to pay a certain of the money to or to the order of a certain person, किसको पेमेंट करना है? साइंड बाय मेकर, जो मेकर है उसका, जिसने बनाया है उसको साइन करेगा वो, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट साइन पेमेंट करने के लिए, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और किसी खास आदमी के ऑर्डर पर वो पेमेंट किया जाएगा, और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और या बीरर को मिलेगा, ये उसमें सारी कंडीशन लिखी होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डिफाइंस, सेक्शन 5 4 में तो प्रोविजन नोट, 5 में ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आ सकते हैं क्वेश्चन इस तरह के, आ भी जाएंगे, आते भी रहते हैं। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डिफाइंस ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bureau of the instrument। क्या कहता है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 बता रहा है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग, राइटिंग में है,
कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर है इसमें भी, उसमें भी था। साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करता है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, किसी एक खास आदमी को बताता है कि भाई तुम्हें टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास अमाउंट जो उसमें लिखा है वो उसको पेमेंट करना है एक आदमी को। ओनली टू, या तो उस आदमी को, और टू हिज ऑर्डर, या वो किसी को ऑर्डर करे अपने साइन करके ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बीरर, और या बीरर को हो, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन वो काइंड मैंने आप पीछे बताई थी कि क्या क्या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो। अच्छा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स। बिल्स की क्लासिफिकेशन क्या है? बिल्स कैन बी क्लासिफाइड एज इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, या तो भारत में, इंडिया में इनलैंड बिल, इंडिया में रह रहे हैं तो हम इनलैंड, एंड फॉरेन बिल्स या विदेशों में। टू है टाइम एंड डिमांड बिल, टाइम हुआ उन पे कितने टाइम में पेमेंट हो गया। डिमांड बिल तुरंत, जैसे ही दिखा तुरंत हो गया। और नंबर 3 ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल। एक तो ट्रेड बिल है जो ट्रेड ट्रांजैक्शन के थ्रू हो गए, एकोमोडेशन बिल होते हैं, ये मान्य नहीं होते। एकोमोडेशन बिल जो है एकोमोडेट करने के लिए, तो एक ठीक नहीं होते, ट्रेड बिल होना चाहिए। तो लेकिन है ये भी एक काइंड। अच्छा, नंबर 1 क्या है? इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स। चेक्स कह रहा है, अब आगे ये तो ये हो गया, चेक्स कह रहा है, चेक्स के बारे में बता रहा है। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डिफाइंस, सेक्शन 6 जो है ये बता रहा है चेक्स के बारे में। चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डिफाइंस ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है चेक ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक, बैंकर के ऊपर ड्रॉन होता है, जहां आपका अकाउंट है उसको ड्रॉन करेंगे। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और ऑन डिमांड पेमेंट होता है, पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। भाई जो डेट उसमें लिखी है उस डेट में डिमांड करेगा वो, या उसके बाद जब भी आगे रहेगा तुरंत देना पड़ेगा, वो उसमें टाइम वाइम का चक्कर नहीं है। ये चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज विद 2 मोर क्वालिफिकेशन, नेमली 2 और क्वालिफिकेशन है। नंबर पहला, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एक बैंकर के ऊपर, बैंक के ऊपर होते हैं चेक। एंड सेकंड क्या है? इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, और डिमांड पे पेमेंट होता है। तो 2 चीज़ है इसमें खास, एक तो स्पेसिफाइड बैंकर के और डिमांड पे पेमेंट होता है। हुंडीज, ये हुंडी इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न इन ए ओरिएंटल लैंग्वेज। हुंडी क्या होती है? इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न इन ए ओरिएंटल लैंग्वेज। द टर्म हुंडी includes all indigenous negotiable instrument whether they be in the form of notes or bills। ये इसकी खास बात है। A hundi is a negotiable instrument written in an oriental language। The term hundi includes all indigenous मतलब लोकल टाइप से है, जो परंपरा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो अभी पीछे बताए थे, वेदर दे बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और बिल, चाहे नोट हो चाहे बिल हो। पार्टी टू जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा लंबा है, अभी इसे बाद में करेंगे, फिर नहीं तो लंबा हो जाएगा, वीडियो बोर हो जाएंगे आप लोग, इसे बाद में कर लेंगे। और अभी इसके कई पर टॉपिक हैं। धन्यवाद साहब। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।